हाय गाइज, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स का लेक्चर 14 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। उसके पहले हमने सोर्सेस को डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंदी है, इसलिए इसके 2 से 3 पार्ट्स आएंगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं। हम सबसे पहले तो क्वेश्चन ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं इस टॉपिक का क्या है। तो हमें क्या डिस्कस करना है इसमें, हमें डिस्कस करना है ओरिजिन के बारे में, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, क्योंकि ये जो है ना काफी डिबेटेबल इश्यूज है। उसके बाद डेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सटेंट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिक्लाइन पतन काफी ज्यादा ये जो है ना डिक्लाइन वाला इशू और ओरिजिन वाला इशू ये काफी ज्यादा डिबेटेबल है। क्योंकि इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल ही रहा है। तो ये 2 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। सर्वाइवल एक टॉपिक बन जाता है यहाँ पे, सिग्निफिकेंस है और आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो लेंदी टॉपिक है, हमेशा बोल सकते हो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए डिटेल में डिस्कस करना यहाँ पे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके 2 वजह है। एक तो सबसे पहले इससे हमें ट्रेंड पता चलता है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, और फिर उस हिसाब से हमें पढ़ना पड़ता है। एंड द सेकंड कि क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रीलिम्स में भी रिपीट होते हैं और ऑप्शनल में भी रिपीट होते हैं। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना, उनके प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो 2 टॉपिक हो चुके हैं, उन 2 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ। आपका काम है कि 2 टॉपिक्स को अच्छे से वीडियोस को रिवाइज करना। बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, और जो आंसर राइटिंग है वो आपको करना होगा, ठीक है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 1991, हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे 1991 से अब तक जितने भी क्वेश्चन आए। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है। सिलेबस और क्वेश्चन ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसी भी एग्जाम के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है। उस वक्त क्वेश्चन ऐसे ही आते थे, लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम, कि एक ब्रीफ ऐसे लिखने को बोला आपको एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर हड़प्पन के। तो ये क्वेश्चन जो थे ना वो इजी थे, क्वेश्चन मार्क्स ज्यादा होते थे, 60 मार्क्स 60 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन अभी नहीं आते, अभी एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि डिफरेंस और सिमिलरिटीज पूछी गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर के बीच में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, लेकिन हो सकता है पूछने का तरीका कुछ अलग हो। 1992 का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है सेम टाइप, ब्रीफ ऐसे लिखने के लिए बोल रहे हैं ब्यूरियल कस्टम्स के ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द पैटर्न ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी इस तरह के क्वेश्चंस अब ज्यादा आते हैं कि ट्रेड का पैटर्न आपको डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं। और उन्होंने आगे पूछा है कि हाउ फार डिड इट अफेक्ट द नेचर ऑफ कंटेम्पररी सेटलमेंट, मतलब उस वक्त जो सेटलमेंट थी ना उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, उस ट्रेड का जो भी पैटर्न होगा ट्रेड का, उसका इफेक्ट क्या हुआ है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो भी सेटलमेंट्स थी, कंटेम्पररी सेटलमेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, सेम नहीं आएगा लेकिन कुछ चेंजेस करके वो आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है राइट ऐसे लिखने के लिए बोला है ऑन द रिलीजन ऑफ इंडस वैली। तो इजी क्वेश्चन है, चांसेस तो नहीं बनता कि इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होंगे। देन पूछा गया है कि एक स्टेटमेंट जो है और उसे एनालाइज करना है। अभी देखो ऐसे जब स्टेटमेंट दिए जाते हैं ना, वो बोला जाता है कि एनालाइज करना है, तो फिर आपको क्या करना है, उस स्टेटमेंट के बाहर नहीं जाना है, स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा आपको, है ना। क्योंकि स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, उनका कहना है कि ये स्टेटमेंट है और ऐसा ही है, तो आपको क्या करना है, बस उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो स्टेटमेंट क्या है कि कंटिन्यूटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इनटू लैटर एज वाज नॉट कन्फाइंड टू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फील्ड अलोन। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको देखो, जैसे आपने प्रोटो शिवा अगर आपने बेसिक पढ़ा है एनसीईआरटी से, तो आपको पता है कि प्रोटो शिवा की एक मतलब एक यौगिक फिगर मिली है, जिससे कहा जाता है कि वो शायद वो लोग भी जो भगवान शंकर है उनकी पूजा करते थे। तो ये जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल फील्ड है ना, ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी कंटिन्यू रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस और स्पिरिचुअल फील्ड में ही कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलती है, बल्कि अदर फील्ड में भी आपको वो एक्सप्लेन करना है। वो वही पूछ रहे हैं कि बस इन दोनों के अलावा भी आपको क्या आपको पता है वो बताइए यहाँ पे। तो बस आपको एनालाइज करना है, ठीक है। देखेंगे हम इसको, लास्ट लेक्चर होगा हमारा कंटिन्यूटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, डिटेल में देखेंगे। 1999 का एक क्वेश्चन है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स। सैलिएंट फीचर्स बोल रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कस करने के लिए, और बोल रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस है ना उसको भी आप मेंशन कीजिए सिविलाइजेशन के, जहां से आपको रिलीक्स मिले, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। तो इनके बारे में आपको पता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है लगभग 1400 से ऊपर साइट्स है यहाँ पे, है ना, 1400 से ऊपर साइट्स है। सबको आपको नहीं बताना, इंपॉर्टेंट साइट्स को आपको बताना है। देन
अबे जो देखो ये डिक्लाइन वाला क्वेश्चन है ना, ये काफी रिपीट हुआ है डिक्लाइन वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी आपको सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा डिक्लाइन वाला। तो 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन था। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि सबको मिक्स कर देंगे, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन 12 से 15 मार्क्स के आते हैं, ज्यादातर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो डिक्लाइन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर 1-2 साल में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 1990 में आया था, 2002 में भी वही क्वेश्चन है कि डिक्लाइन, व्हाट आर द फैक्टर्स पूछ रहे हो, क्या रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डिक्लाइन। और अर्बन सिविलाइजेशन थी, और अर्बन सिविलाइजेशन के कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो आपको एनालाइज करने के लिए बोल रहे हैं, डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं। हम देखेंगे इसको अर्बन सिविलाइजेशन किस तरीके से थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2012 का है, क्वेश्चन है सील्स एंड सीलिंग्स के ऊपर, कि किस तरीके से जो सील्स एंड सीलिंग्स है ना वो हमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन पीपल के सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ को डिस्कस करते हैं। मतलब सोर्सेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सोर्सेस हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर हमारा उसी के ऊपर था, सॉरी सेकंड लेक्चर था हमारा शायद उसके ऊपर, लेकिन फर्स्ट टॉपिक था हमारा सोर्सेस। और मैंने कहा था उस वक्त कि सोर्सेस वाला जो टॉपिक है ना वो हमारे एंटायर एंशिएंट और एंशिएंट हिस्ट्री जब तक चलती है, मतलब जब तक हमारे 12 से 13 टॉपिक्स एंशिएंट हिस्ट्री के, हर टॉपिक में सोर्सेस वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोर्सेस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो बस हमने कोशिश तो की थी डिटेल में कवर करने की, लेकिन वो आपको हर टॉपिक के अनुसार पढ़ना होगा। सोर्सेस, हर टॉपिक में सोर्सेस आने वाले हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सील्स एंड सीलिंग्स के ऊपर, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि इसको आपको नोट करना होगा, मतलब चीजों को आपको क्या करना होगा, एक जगह पे रखना होगा, सारे नोट्स हर टॉपिक से उठा के आपको वहां पे इवेल्युएशन एनालिसिस वो करना पड़ता है, डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में। अभी पैटर्न चेंज हो चुका है, पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, जिस तरीके से हम अभी 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं, ऐसे राइट अभी पैसे सीधे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी टाइप, लेकिन अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द डिक्लाइन। देखिए थर्ड क्वेश्चन है डिक्लाइन के ऊपर, तो डिक्लाइन के ऊपर, डिक्लाइन ओरिजिन के ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन आ सकता है। डिक्लाइन के ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि ये डिबेटेबल इशू है ना, इसीलिए तो ओरिजिन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो डिक्लाइन के ऊपर क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है। अभी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड अ डाइवर्सिटी इन देयर सबसिस्टेंस बेसिस। अभी उनकी जो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी थी, मतलब वो खाना पीना उनका जो होता था ना, उसमें किस तरीके से डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो आपको पूछ रहे हैं। 2015 का क्वेश्चन है कि फिर से वही डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो फोर्थ क्वेश्चन है डिक्लाइन के ऊपर, तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हुआ है रादर देन एक्सटर्नल इन्वेजन, इनका कहना है। बस स्टेटमेंट दिया, आपको डिस्कस करना है कि किस तरीके से इकोलॉजिकल फैक्टर जो इंपॉर्टेंट रहे या फिर रिस्पॉन्सिबल रहे फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन रादर देन एक्सटर्नल इन्वेजन, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वेजन की भी थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगी। ओके, डिस्कस द वाटर मैनेजमेंट प्लानिंग एंड इट्स कंजर्वेशन। तो वाटर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया, काफी बढ़िया उनकी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम थी। मतलब आज के इंजीनियर इतने बेवकूफ है, इतने गधे हैं, उनको थोड़ा कुछ सीखना चाहिए इनसे। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो 5000 साल पहले, उन्होंने इतना बढ़िया वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम था उनका 5000 साल पहले। और आज के हमारे पता है आपको, थोड़ी मतलब रेनफॉल ज्यादा हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है और पूरे रास्ते जो है भर जाते हैं। तो काफी बढ़िया और यूनिक तरीका उनका था। हम देखेंगे वाटर मैनेजमेंट का उनका किस तरीके से ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। उसके बाद देखो 2016 का क्वेश्चन है, काफी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोल रहा है कि आपको मेजोरिटी ऑफ जो साइट्स है ना नॉन हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो सेमी एरिड रीजन में है राजस्थान के। और मैंने, अगर आपको याद है तो अभी पिछले 2-3 लेक्चर में इसको डिस्कस किया था कि राजस्थान वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी एरिडिटी है, लेकिन एक वक्त था जहाँ पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश थी अपने वक्त पे, तो यहाँ पे काफी ज्यादा वेटनेस थी। तो वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको बस एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है, वेरियस व्यूज रिगार्डिंग द वैदिक हड़प्पन रिलेशनशिप इन द लाइट ऑफ रिसेंट डिस्कवरीज। मतलब जो रिसेंट डिस्कवरीज हुई है, वैसे देखो हिस्ट्री जो ना स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ आपको करंट रिलेटेड होता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ डिस्कवरीज जो होती रहती है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि वैदिक और हड़प्पन में क्या रिलेशनशिप है, तो वो आपको डिस्कस करना है रिसेंट डिस्कवरीज के बेसिस पे। 2080 का क्वेश्चन देख लिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है ना वो बोल रहे कि डज नॉट गिव डायरेक्ट एक्सेस टू पॉसिबल सोशियो पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन है ना, तो वो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे हम उसको इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है और उसके बेसिस पे हम डिक्लाइन को पता लगा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या बता रहे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो व्हाट इट क्लियरली इंडिकेट दैट द हड़प्पन कल्चर अंडरवेंट अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डीअर्बनाइजेशन। तो इनका कहना है कि हड़प्पन प्रोसेस जो है ना वो डिक्लाइन हुआ कैसे, तो वहां पे डीअर्बनाइजेशन हुआ, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, दुनिया की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी 5000 साल पहले। तो ये बोल रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ है, बल्कि
उनका कहना है कि यहाँ पे आपको ग्रेजुअल डिक्लाइन मिल रहा है अर्बनाइजेशन में, तो इसीलिए भी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ना वो एंड हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। तो कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, देखेंगे हम इसको आगे। डिड द मास्टरी और एग्रीकल्चर एक्ट एज ए लिवरेज फॉर द राइज ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज। देखिए लिवरेज मतलब होता है एक तरीके से प्रमोट करना। अभी एग्रीकल्चर जो था ना वो एक काम किया है किस लिए, ताकि हड़प्पन टाउन्स और सिटीज जो है ना वो डेवलप हो सके। तो इनकी एग्रीकल्चर के ऊपर मास्टरीज थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो था वो अच्छा होता था, सरप्लस प्रोडक्शन था और इसलिए उनको वक्त मिलता था। तो यही क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया था जब हमने न्यूलिथिक को डिस्कस किया था ना, तो मैंने बोला था किस तरह से एग्रीकल्चर में जब डेवलपमेंट हो जाती है तो लोगों को वक्त मिलता है, फिर वो सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्सरी जो एक्टिविटीज है ना उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और फिर वो एक तरीके से इम्पेटस का काम करता है अर्बनाइजेशन के लिए और या फिर लार्ज विलेजेस के लिए। तो देखो हम सब डिस्कस करते हैं, बस आपको क्या करना है, जो स्लाइड्स में दिया है ना वही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको वो भी नोट करना है स्लाइड्स के साथ साथ। तो ये हो गया हमारे प्रीवियस क्वेश्चन। 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, 21 का क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसको देख लेते। तो इंट्रोडक्शन क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अभी देखो ऐसा माना जाता था 20वीं शताब्दी तक, मतलब टिल द बिगिनिंग ऑफ, मतलब 19th सेंचुरी तक ऐसा माना जाता था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है ना इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, वो स्टार्ट हुई वैदिक कल्चर के साथ। मतलब वेद जो है ना, वैदिक पीपल वो सबसे पहले यहाँ पे आए, उन्होंने हमारा कल्चर हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट किया। लेकिन जब डिस्कवरी हुई 20th सेंचुरी मतलब 1920s के आसपास, जब आपका जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसने जब घोषणा की कि हमने एक नई सिविलाइजेशन खोजी है जो कि लगभग 5000 साल पुरानी है, तो ये जो मिथ था एक, वो मिथ टूट गया कि वैदिक कल्चर के साथ इंडिया की हिस्ट्री जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, द बिलीफ वॉज सैटर्ड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी लैंडमार्क जो है ना डिस्कवरी रही है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि जो आपको एनालिसिस जो मिल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो फाइंडिंग्स है उसका एनालिसिस करके आपको ये पता चल रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कंटेम्पररी है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के और एसिरियन सिविलाइजेशन की। अभी आपको पता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपको पता है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन आपको पता है, एसिरियन सिविलाइजेशन के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एसिरियन सिविलाइजेशन जो है ना वो कहाँ पे था। तो इन सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी था, मतलब समकालीन था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हमें कैसे पता चलता है, फाइंडिंग्स के एनालिसिस के बेसिस पे। कार्बन डेटिंग वगैरह टेक्निक होती है जिससे साइंटिस्ट जो पता लगा लेते हैं कि जो फाइंडिंग्स मिले वो कितनी पुरानी है। ठीक है, तो जो 20th सेंचुरी के अर्ली डिकेड में इसे खोजा गया, आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन हुआ और हमें पता चला एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अराउंड सेकंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम बीसी जो है फ्लरिश करती थी। मतलब थर्ड मिलेनियम का मतलब मैं बता चुका हूँ कि 1000 ईयर का जो कार्यकाल होता है उसे मिलेनियम कहते हैं। तो थर्ड मिलेनियम बीसी के सेकंड हाफ में मतलब अराउंड 2600 बीसी के बाद में। ओके, तो मोस्ट ऑफ द जो इंडस वैली साइट्स है ना वो आपको वैलीज में देखने को मिलेगी। और कौन सी वैलीज में, सरस्वती रिवर की वैली में, जो कि अभी नहीं है। सरस्वती रिवर अभी है ही नहीं, वो एक जमाने में थी, राजस्थान वाले एरिया में ही थी और इसलिए राजस्थान वाला एरिया जो ना इतना फर्टाइल था। और जो आपका क्वेश्चन था अभी हमने देखा था कि किस तरीके से जो नॉन सिविलाइजेशन जो ज्यादा जो नॉन सिविलाइजेशन थी वो आपको राजस्थान एरिया में मिलेगी। तो उसका रीजन ये था कि वहां पे सरस्वती की ट्रिब्यूटरी जो सरस्वती रिवर सिस्टम थी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो सरस्वती रिवर जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए थी, हम ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको खोजा किसने, तो जॉन मार्शल ने। ये डायरेक्टर जनरल थे साहब इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब खोजा गया तो ये डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो ऐसा हुआ क्या था, जब 19 देखो इसका जो ओरिजिन है ना इस डिस्कवरी के ऊपर आगे स्लाइड है शायद हमारे पास, उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी किस तरह से हुई, डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, डिस्कवरी यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन चार्ल्स मैनसन जो एक सिविल इंजीनियर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, 1826 में इसने दिया था। जब ये वहां पे खड़ा था, ये एक सिविल इंजीनियर था, बेसिकली पंजाब में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था 1826 में। तो इसको वहां पे कुछ फाइंडिंग्स मिली थी लेकिन इसने इग्नोर कर दिया, है ना। अभी कौन सोचेगा कि ये जो फाइंडिंग्स मिले वो 5000 साल पुरानी होगी, तो इसने कुछ ज्यादा ध्यान दिया नहीं। फिर अलेक्जेंडर बर्न नाम का एक हिस्टोरियन था, उसको भी कुछ र्यून सिटाडेल वगैरह जैसा मिला ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ राविरिया। हड़प्पा की मैं बात कर रहा हूँ, ये इनको दोनों को हड़प्पा के बारे में ही पता चला था, लेकिन ये इन्होंने सोचा ही नहीं कि ये भी हो सकता है। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम आया, ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो इसने 1853 में एक्सकवेशन किया
ऑन द बेसिस ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट क्रोनिकल्स। और इसको क्या मिला, इसको भी कुछ सील्स और पॉट्स के फ्रेगमेंट्स मिले हैं, टुकड़े मिले हैं। और फिर उसने फिर से आगे एक्सकवेशन किया 73 में। तो इसने एक्सकवेशन किया और सबसे पहली रिपोर्ट बनाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर 1875 में, जो कि फर्स्ट रिपोर्ट थी ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ मटेरियल रिमेन्स। लेकिन इसने गलती एक कर दी कि इसको लगा ही नहीं कि इतनी वही फिर 5000 साल पहले जो सिविलाइजेशन थी वो होगी, ऐसा इसको नहीं लगा। और इसलिए इसने एक चांस मिस कर दिया, एक क्रेडिट जो इसको मिल सकता था, जो जॉन मार्शल को मिला कि दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन खोजने का। तो फिर होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में। तो दयाराम साहनी, आर.डी. बैनर्जी, रखलदास बैनर्जी, तो इनके साथ मिलकर उसने कुछ एक्सकवेशन किया उस रिपोर्ट के बेसिस पे। और फिर उसका जब एनालिसिस इसने किया तो इसने ये पता लगाया कि ये जो सिविलाइजेशन है ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। और फिर उसने घोषणा कर दी कि भाई हमने दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो है खोज ली है, ठीक है। और उसको उसने नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों दिया, क्योंकि इंडस, आपको पता है, आपने मैप देखा होगा, यहाँ से इंडस रिवर है और यहाँ पे इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज है। मैप अभी हम देखेंगे। तो इसने घोषणा कर दी कि हमने दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो खोज ली है। तो काफी खुशी था, पार्टी वार्टी की इसने उस वक्त। तो ये था डिस्कवरी। इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछने वाले, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन के बारे में और सबसे कल्चर्ड पीपल के बारे में, सबसे कल्चर्ड लोगों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि हम इंट्रोडक्शन पे थे और हमने देखा था कि इसे नया नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे सबसे पहले कहा गया, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी ऐसा क्यों हुआ कि 1960s में 70s में और 80s में ज्यादातर जो साइट्स खोजी गई ना, वो इंडस जो एरिया था, इंडस का जो प्रोफाइल था उसके बाहर थी। राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, गुजरात, इस एरियाज में ज्यादातर साइट मिली। और अगर इस एरियाज में साइट मिल रही, इसका मतलब क्या है कि इंडस वैली नाम देना बनता ही नहीं ना, क्योंकि ज्यादातर साइट तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाहर, मतलब इंडस वैली के बाहर है। तो इसलिए जो ओल्ड नेम था वो इररिलेवेंट हो गया। ओल्ड नेम क्या हो गया, इररिलेवेंट हो गया। तो इसलिए फिर नया नाम खोजा गया, दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों नाम दिया गया, तो उस वक्त जो था ना, एक कन्वेंशन हुआ करता था कि जो भी नई सिविलाइजेशन खोजी जाती थी उसको नाम देते थे फर्स्ट डिस्कवर साइट के बेसिस पे। तो इसीलिए फिर इसका नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो लोग थे ना, ये ब्रॉन्ज का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते थे, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा गया है। और ये फेमस था अपने अर्बन सिटीज के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, जो सब हम देखने वाले, डिटेल में आने वाले 2-3 लेक्चर्स में, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो काफी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी। अभी इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, हमने डिस्कवरी के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी मैप देख लेते हैं, मैप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन उसके पहले आपका जो हड़प्पन कल्चर है ना, इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है उसके डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो सबसे पहला आता है अर्ली हड़प्पन कल्चर। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर जो है ना, इसको फॉर्मेटिव फेज कहा जाता है, जब हड़प्पन कल्चर बन रहा था। और ये ओवरलैप होता है आपके चालकोलिथिक एज के साथ। मैंने बोला था चालकोलिथिक एज जो है ना, वो एक तरीके स्टेट सेट कर रहा है आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए। तो ये जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है, इसे रीजनलाइजेशन एरा कहा जाता है। क्योंकि देखो, अभी मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ पे गया मैप, ओके ये है, ठीक है। देखो, अर्ली हड़प्पन कल्चर जो है ना, यहाँ पे आपको कितना रीजनलाइज ये देखने को मिल रहा है। ज्यादा साइट जो है ना वो कंडेंस्ड है एक ही जगह पे, इंडस वैली, और इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले नाम दिया गया था। हड़प्पन जो साइट है ना, वो रावी रिवर के शायद राइट, ओके, लेफ्ट बैंक पे आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए इसे रीजनलाइजेशन एरा कहा गया था। और 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक ये अर्ली फेज है, फॉर्मेटिव फेज है। मैप देखते रहना चाहिए, है ना, वैल्यू एडिशन के लिए। अगर आप 300 प्लस स्कोर करना चाहते हो आउट ऑफ 500 हिस्ट्री में, ऑप्शनल में, तो यू हैव टू डू मैपिंग। और आपको कुछ इन्वेंशन करना होगा, कुछ इनोवेटिव आंसर आपको लिखने होंगे। अभी मैच्योर हड़प्पन जो फेज है ना, ये स्टार्ट होता है 2600 बीसी से लेकर 1900 तक ये चला है। और फुल फ्लेज जो फेज है सिविलाइजेशन का वो यही है, इंटीग्रेशन एरा से कहा गया है। और जो हम डिस्कस करने वाले इसके बारे में डिस्कस करने वाले। लेट हड़प्पन कल्चर मतलब जब डिक्लाइन हो रहा था 19 to 30, और आपका वैदिक कल्चर यहाँ से स्टार्ट होता है अराउंड 1500 के आसपास। और ईस्टवर्ड मूवमेंट हुई थी, वो हम देखेंगे सब। अर्बन फेज जो है वो डिक्लाइन हो रहा था कम, मतलब अर्बन सिटीज जो डिक्लाइन हो रही थी। अभी क्यों हो रही थी, क्या हो रही थी, काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज है, डिक्लाइन में हम देखेंगे सबसे आखिरी में। लोकलाइजेशन एरा इसे कहा गया है। तो ये था आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। 3 स्टेजेस में हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई और एंड हुआ इसका। तो
अभी क्या देखना है हमें, अभी देखना है हमें इसके मैप के बारे में देख लेते हैं एक बार। मैपिंग में आगे देखो मैच्योर फेज, आपका जो मैच्योर फेज है ना वो स्टार्ट हो रहा है 2600 BC के आसपास से और चल रहा है 19 तक, और जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स आपको देखने को मिलेगी वो इसी फेज में मिलेगी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो यही फेज है। देखिए एक्सटेंड देख लीजिए आप, सुरकुटोटा आपकी वेस्टर्न मोस्ट साइड है, यहाँ पे मांडा आपकी नॉर्दर्न मोस्ट साइड है, जम्मू में रीजन ये जो साइट है ना, यहाँ पे आपको दैमाबाद देखने को मिलेगी, यहाँ पे शायद ही महाराष्ट्र में। और इधर आपको वेस्टर्न यूपी तक इसका एक्सटेंड था। राखीगढ़ी जो सबसे बड़ी साइट है अभी रिसेंट डिस्कवरीज के हिसाब से, राखीगढ़ी काफी इंपॉर्टेंट साइट है। मोहनजोदारो साइट है यहाँ पे। तो सारी साइट्स आपको याद रखनी है। 50 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन होता है, हमारे पहला ही क्वेश्चन था सबसे पहला साइट्स के ऊपर, 2-2.5 मार्क्स होते हैं एक साइट के लिए। तो साइट्स इंपॉर्टेंट है। सारी साइट्स को हम थोड़ा डिटेल में और ज्यादा जो साइट्स है ना वो देख लेते हैं। मैं एक मिनट पहले ये देख लेते हैं, लेट फेज देखिए किस तरह डिक्लाइन हो रहा है। और यहाँ पे सिमेटरी एज कल्चर भी कहा गया है, वो हम देखेंगे आगे कि सिमेटरी एज कल्चर क्यों कहा जाता है जब हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होता है। और गुजरात वाले एरिया में और ऊपर आपको पंजाब वाले एरिया में ज्यादा साइट आपको लेट फेज में देखने को मिलेगी क्योंकि ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रही थी। और ये देखो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, कंटेम्पररी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो यहाँ पे पॉपुलेशन देख सकते हो आप, लगभग कितनी है 3 लाख मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन अराउंड 5 लाख है। तो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन के बारे में जानना भी जरूरी होगा, हमें इनको कंपेयर भी करना होगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस को। तो ये तो हो गए मैप, एक मैप बचा है वो भी देख लेते हैं। हाँ, ये सारी साइट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज, अदर साइट्स, एग्रीकल्चरल साइट्स, अर्ली एग्रीकल्चरल साइट्स और मॉडर्न सिटीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो है ना इसमें कालीबंगन, बनवाली, आलमगीरपुर इंपॉर्टेंट है, राखीगढ़ी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा, उसके बाद कोटगीजी है, चहुंदारो है, थारू भी इंपॉर्टेंट है, देसलपुर इंपॉर्टेंट। गुजरात की सारी साइट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ट्रेड होता था उनका। सुक्तादोर, मोहनजोदारो, इसके ऊपर मूवीज बनी थी, ऋतिक रोशन ने बनाई थी, फ्लॉप हो गई थी, कोई बात नहीं चलता रहता है। क्वेटा साइट है एक, रहमान देरी है, ठीक है। साइट्स हम देख लेंगे तो आधा घंटा साइट देखने में चला जाएगा, आप आराम से देखो पॉज करके वीडियोस को। तो ये सारी साइट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्कवरी हमारा हो गया, एक्सटेंड देख लेते हैं। तो मैं जैसे बोल चुका हूं आपको, वेस्टर्न मोस्ट जो साइट थी वो थी सुक्तादोर, माकरन कोस्ट पे पाकिस्तान के, मांडा जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली जम्मू में साइट थी, आलमगीर साइट है यूपी की, और दैमाबाद महाराष्ट्र की। तो एक्सटेंड है ये, इसके वेस्टर्न मोस्ट जो साइट है ना यहाँ तक इसकी वेस्टर्न बॉर्डर थी, नॉर्दर्न बॉर्डर मांडा तक थी, और ईस्टर्न बॉर्डर आलमगीर, मतलब इसके बाहर जो था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं थी, इसके अंदर ही थी। एक्सटेंड मतलब ज्योग्राफिकल एरियाज उनका। और दैमाबाद महाराष्ट्र की। तो अभी क्या है, अभी देखो मैं जैसे ही बता चुका हूँ 400 से ज्यादा सेटलमेंट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड थी फ्रॉम बलूचिस्तान टू गुजरात, ईस्ट वेस्ट में, और जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन में था। और जो 1400 साइट थी ना, 1400 जो साइट थी ना उसमें से 925 जो साइट थी वो इंडिया में थी मेजोरिटी, और रेस्ट अराउंड 450 साइट जो थी पाकिस्तान में थी। टोटल एरिया जो था ना 1.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, और ये 20 टाइम्स बड़ा था इजिप्शियन सिविलाइजेशन से। और अगर इजिप्शियन और मेसोपोटामिया को कंपेयर करें तो 12 टाइम्स बड़ा था, दोनों को मिला के कंबाइन करके। रिसेंटली कुछ आपको डिस्कवरीज मिल रही है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में से भी पाकिस्तान के। कोस्टल जो सेटलमेंट थी वो आपको गुजरात में मिलेगी, जैसे सुक्तादुर हो गया बलूचिस्तान में, लोथल हो गया गुजरात में। ये डॉकयार्ड थे जहां से ट्रेड होता था। इंडस वैली साइट जो है दैट हैज बीन मोस्टली फाउंड इन रिवर्स बट आल्सो ऑन द एंशिएंट सी रूट्स लाइक बालाकोट, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेटमेंट। 70% इंडस साइट जो है ना वो सरस्वती रिवर के बेड में मिली है, जो कि रिवर अभी नहीं है। आपने सुना होगा सरस्वती रिवर के बारे में, जो अभी नहीं है, ड्राइड है, मतलब अभी वो रिवर्स जो है ना वो सूख चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि वहां पे ड्राई एरिया हो चुका है राजस्थान में क्लाइमेट चेंज की वजह से, अराउंड बोल सकते हैं हम 3000 ईयर्स अगो। तो कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा कहना था कि जैसे कि 70% साइट जो है ना वो सरस्वती रिवर में है, तो इसको हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं नाम क्या देना चाहिए, तो नाम में क्या रखा है वैसे भी हमें पता है, ठीक है। नाम आप अगर आपको पूछा जाए इंटरव्यू में, तो इंटर आपका जो ऑप्शन होता है उसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन बनती है
100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जब आपका ऑप्शनल जो है उसके ऊपर। तो ऐसे ही डिस्प्यूटेबल क्वेश्चंस के ऊपर वो सवाल पूछते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन सही मायने में स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके इसको डिस्कस करेंगे। अभी आज तो यहाँ पे हमारा लास्ट लेक्चर होगा, अजान स्टार्ट हो चुके हैं, तो ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज होगा, कोई बात नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये इंडिजिनस थी, सबसे पहले देसी थी। अब इसके ऊपर भी डिबेट है, ओरिजिन के ऊपर, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो एक्सटेंसिव एरिया था, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, मैप के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। वो ब्रॉन्ज का ज्यादा इस्तेमाल करते थे ज्यादा देन एनी अदर मेटल, इसलिए इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था ये, इंडिया का भी और दुनिया का भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आपको अर्बन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इसीलिए इसे अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है, लाइक मॉडर्न सिटी। और यही आपको वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एलिमेंट बताने अर्बन सिविलाइजेशन के, क्या एलिमेंट्स है जिसके बेसिस पे आप उसे अर्बन इंस्टीट्यूशन, अर्बन सिविलाइजेशन कह रहे हो, तो आपको यही बताना है। यहाँ पे मॉडर्न सिटीज थी, सिटाडेल्स थे, डेवलप कल्चर था, इवॉल्व सोसाइटी थी, जैसे कि मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलते हैं। 5,000 साल पहले वो चेस खेलते थे, काफी इवॉल्व सोसाइटी थी। मैं तो काफी ज्यादा मतलब इंप्रेस हुई इन लोगों से, लेकिन अभी वो नहीं है, ठीक है। सोसाइटी जो थी ना वो लिटरेट भी थी, मल्टी क्लास। लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है कि उनकी जो राइटिंग्स थी हम उसे अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए, जान नहीं पाए कि वो उन्होंने क्या लिखा है। लिटरेट सोसाइटी थी, लेकिन हम उनकी जो राइटिंग्स थी उसे डिसिफर नहीं कर पाई है। मल्टी क्लास थी, मतलब कि आपको यहाँ पे आर्टिसन, एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शियरी एक्टिविटीज में भी लोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि आर्टिसन हो गए, ट्रेडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए। मल्टी एथनिक थी, द्रविडियन लोग भी रहते थे, ऐसे एविडेंसेस मिले। इवोल्व सोसाइटी थी, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट वहां पे देखने को मिलेगी, जैसे चेस, टॉयज टेराकोटा से बने होते थे। टेराकोटा क्या था, एक बेसिकली मिट्टी थी वो। टेराकोटा मतलब एक स्पेशल काइंड की मिट्टी थी, वो हम देखेंगे आगे जब हम कल्चर को डिस्कस करेंगे। यूटिलिटेरियन और मटेरियलिस्टिक आउटलुक इनका था। मतलब यूटिलिटेरियन मतलब क्या होता है कि उनका इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस था कि जो बेसिक नीड्स है ना उसको किस तरह से फुलफिल की जाए, जैसे कि वेल्स आपको देखने को मिल रही है ना। उसके बाद आपको जितनी भी यूटिलिटी वाली चीजें थी ना वो आपको वहां पे सबसे पहले और सबसे वेल नीट मिलेगी। और मटेरियलिस्टिक आउटलुक था, मतलब ट्रेडर्स तो थे, मर्चेंट सोसाइटी थी, वहां पे कोई रिलीजन वगैरह वो फॉलो नहीं करते थे। वहां पे कोई पूजा पंडित, मतलब आपने देखा होगा कि मोहनजोदड़ो मूवी में दिखाया गया कि पूजा वगैरह करने के लिए पंडित होता था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वो मूवी में मार मसाला लगा के दिखा देते ताकि मूवीज जो है वो ठीक ठाक बिजनेस कर सके। तो मटेरियलिस्टिक आउटलुक था, मतलब मर्चेंट डोमिनेटेड सोसाइटी थी, प्रिस्टली सोसाइटी नहीं थी। वैदिक सोसाइटी थी वो प्रिस्टली सोसाइटी थी। आयरन का उन्होंने यूज नहीं किया है, सबसे खास बात है कि आयरन का वो इस्तेमाल नहीं करते थे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये यहाँ से जो आगे लेक्चर होंगे ना वो आपको प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि किसी ने तो भी कमेंट करके पूछा था मुझे कि क्या ये लेक्चर प्रीलिम के लिए भी सफिशिएंट है, तो तब तो नहीं थे, लेकिन यहाँ से जो लेक्चर होंगे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो उनका एडवांस वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम था जो हम डिस्कस करेंगे आगे। ओपन डेफिकेशन वो नहीं करते थे। अभी गवर्नमेंट को स्कीम चलानी पड़ रही है, स्वच्छ भारत अभियान, टॉयलेट्स के लिए एक स्पेशल उन्होंने स्कीम लगाई है। उस वक्त के लोग मतलब घर घर में टॉयलेट होता था। वेल प्लान ड्रेनेज थे, बाथरूम्स थे, वेंटिलेशन वगैरह की सुविधा भी थी। काफी साइंटिफिक लोग थे, और इसीलिए वहां पे प्रिस्टली डोमिनेशन नहीं था। रिलीजन वहां पे था ही नहीं, और इसलिए साइंस ज्यादा प्रिवेल करता था। वो वाइड और डाइवर्सिफाइड जो सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज थी ना उसको फॉलो करते थे, जैसे कि वहां पे आपको प्लांट्स, एनिमल्स, फिशेस सबके एविडेंसेस मिल रहे हैं। टेम्पल्स नहीं थे, कोई टेम्पल्स के एविडेंसेस नहीं मिल रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये मर्चेंट सोसाइटी थी। हॉर्स उनको पता नहीं था, मेनी एनिमल्स उनको पता थे, लेकिन हॉर्स वाज अननोन। अभी कुछ एनिमल जो एब्सेंट है, जो कि सील्स पे हमें नहीं मिल रहे, काऊ, हॉर्स, लायंस, कैमल्स, तो ये वो एनिमल्स है जो आपको सील्स में नहीं मिल रहे। मतलब इन एनिमल्स के बारे में वो नहीं जानते थे, जैसे कि काऊ, हॉर्स, लायन और कैमल। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था उनका। कोई स्टोन बिल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो बेड ब्रिक्स थी, मतलब जो ईंटें थी ना उनसे वो बनाते थे। और ये भी एक रीजन रहा है उनके डिक्लाइन के लिए, वो देखेंगे हम आगे। फर्स्ट टू प्रोड्यूस सिल्वर इन द वर्ल्ड, बिल्कुल। लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते थे स्कल्पचर बनाने के लिए। फायर अल्टर्स के एविडेंसेस मिले लोथल और कालीबंगन में। स्क्रिप्ट जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो लोगोग्राफिक थी। वर्ल्ड साइन का वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम उसको अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए। बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे, कोई कॉइन्स वगैरह नहीं थे। मतलब जैसे गेहूं दे दिया और
कपड़े ले लिए, इस तरह उसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम, ठीक है, जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड आ जाता है। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, इसीलिए फिर बार्टर सिस्टम जो इतनी एफिशिएंट नहीं है, और मनी एज ए ट्रांजेक्शन, एज ए मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी में। और जब से मनी का मतलब जब से मनी खोजी गई है ना, मनी आपका करेंसी, तो तब से इकोनॉमी काफी ज्यादा मतलब डेवलप हुई है। तो दे हैड डेवलप न्यू टेक्निक्स इन हैंडीक्राफ्ट्स लाइक स्कल्पचर मेकिंग सीड्स, तो ये सब मेटलर्जी उन्हें पता था, मेटलर्जी के बारे में वो जानते थे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या देखना है, हमें देखना है ओरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे हम, टाउन प्लानिंग उनकी, सोसाइटी, पॉलिटी, रिलीजियस बिलीफ्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्ट एंड कल्चर, सर्वाइवल एंड डिक्लाइन, कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन, सिमिलैरिटीज जो थी बिटवीन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड वैदिक कल्चर, डिफरेंस क्या है इनमें,